अच्छा भाई, चलें स्टार्ट करते हैं। तकरीबन सब आ चुके हैं। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन हमने आज जो है कम्युनिकेशन के हवाले से थोड़ा बहुत डिस्कशन करनी है कि कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है। तो अगर हम इसकी बात करें तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, या तो हम इंफॉर्मेशन ले अस्सलाम रहे होते हैं वालेकुम। या फिर हम इंफॉर्मेशन जो है दे रहे होते हैं। ठीक है, ये म्यूट क्यों नहीं हुआ है? वालेकुम सलाम। अच्छा, बहरहाल आइडियाज। ठीक है, हम या तो एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहे होते हैं, या आइडियाज एक्सचेंज कर रहे होते हैं, थॉट्स को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, या और जो है फीलिंग्स को एक्सचेंज कर रहे होते हैं बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप। तो या तो वो इंडिविजुअल्स के बीच में हो रही होती है या ग्रुप्स के बीच में हो रही होती है, एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स वगैरह। या फिर थ्रू, और ये होती है या तो वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए होती है, या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए होती है, या रिटर्न कम्युनिकेशन होती है, या फिर विजुअल मीन्स होती हैं। विजुअल्स के जरिए हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहे होते हैं। अब उसमें जो है सेंडर होता है, एक मैसेज मैसेज होता है, मैसेज यानी कि जो कंटेंट होता है, और मीडियम यानी कि जिस मीडियम के थ्रू हम मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, और रिसीवर होता है यानी कि जो उस मैसेज को रिसीव कर रहा होता है, और फिर उसके बाद फीडबैक आता है। फीडबैक जो है प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग अंडरस्टैंडिंग। फीडबैक से हमें पता चलता है कि सामने वाले ने हमारे मैसेज को किस तरीके से इंटरप्रेट किया है और किस तरीके से वो जो है मैसेज को समझा है। इसमें अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो है कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है: द इम्पार्टिंग ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम। ठीक है, इंफॉर्मेशन को जो है मुहैया किया जाता है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है या तो स्पीकिंग करके या राइटिंग, कुछ लिख कर, या फिर कोई और मीडियम को यूज करते हुए इंफॉर्मेशन दी जाती है। मैकफेर्लन 1974 में उसने कहा था कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इंसानों के दरमियान में जो मीनिंगफुल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो जब अगर मीनिंगफुल इंटरेक्शन का मतलब यही है कि दो दो लोगों के दरमियान में या दो ग्रुप्स के दरमियान में कम्युनिकेशन होता है, और उसका मतलब होता है, उसमें सेंस होता है, और उस वो जो है वो पूरी तरह से मैसेज कन्वे किया जाता है, तभी वो कम्युनिकेशन कहलाता है। What is explanation is a communication is a dynamic process that enables individuals to share ideas, information and information. It occurs in various forms. ठीक है, एक प्रोसेस है जिसके जरिए इंडिविजुअल्स जो है इनेबल हो जाते हैं किस चीज़ के लिए, ताकि वो अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकें, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकें। ठीक है, ये वेरियस फॉर्म्स में होता है। इसकी काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं। या तो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर स्पोकन यानी कि जब हम स्पीकिंग करते हैं वो भी वर्बल कम्युनिकेशन होती है। और हम रिटर्न वर्ड्स होते हैं, तो वो रिटर्न वर्ड्स भी जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ही आता है, जैसे कि स्पीचेस, कन्वर्सेशंस, ईमेल्स, ये सारे के सारे जो है वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। फिर उसमें जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, यानी कि बॉडी लैंग्वेज के जरिए अगर हम कम्युनिकेट करते हैं, या जेस्टर्स के जरिए हम अगर कम्युनिकेट करते हैं, फेस एक्सप्रेशंस के जरिए अगर हम कम्युनिकेट करते हैं, तो ये सारे के सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है। फिर विजुअल कम्युनिकेशन होता है जिसके अंदर ग्राफिक्स होती है, चार्ट्स इमेजेस होते हैं, वीडियोज होते हैं। फिर डिजिटल कम्युनिकेशन होती है जिसमें सोशल मीडिया के जरिए कम्युनिकेशन होती है, टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए कम्युनिकेशन होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है, ये सारी की सारी जो है डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाती हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? सेंडर होता है यानी कि वो शख्स जो कि मैसेज को कन्वे करता है, जिसके दिमाग में कोई चीज़ चल रही होती है और फिर वो मैसेज को कन्वे करना चाहता है। फिर उसके बाद मैसेज आता है यानी कि जो कंटेंट दिमाग में चल रहा होता है, जो आपने देना है सामने वाले को, जो इन्फॉर्मेशन देनी है या जो आइडिया देना है, जो भी है। उसके बाद वो चैनल जो कि यूज़ किया जाता है, चैनल में या तो स्पीकिंग आ जाती है, स्पीकिंग करते हुए यानी कि अस्सलाम स्पीच आप जो है देकर मैसेज को कन्वे करते हैं। वालेकुम सलाम। ठीक है, फिर उसके बाद टेक्स्ट होता है, फिर उसके बाद इमेजेस होती हैं, ये सारे के सारे जो है मीडियम्स होते हैं। रिसीवर वो होता है जो कि मैसेज को इंटरप्रेट करता है, यानी कि मैसेज की तशरीह करता है, मैसेज का मतलब समझता है और उसको रिसीव करता है। ठीक है, फीडबैक क्या होता है कि द रिस्पॉन्स दैट इंश्योर्स अंडरस्टैंडिंग। फीडबैक से पता चलता है, वो फीडबैक इंश्योर करता है कि जो मैसेज प्रोवाइड किया गया है वो अंडरस्टूड हो चुका है या नहीं हुआ है, और किस तरह से अंडरस्टूड हुआ है। नॉइस क्या होती है? एनी बैरियर्स दैट इफेक्ट्स कम्युनिकेशन। ठीक है, ये जो है यूँ समझ लें कि रुकावटें होती हैं जो कि कम्युनिकेशन के दरमियान में होती हैं। टेक्निकल इश्यूज भी हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं, तो ये सारे के सारे नॉइज में आते हैं। कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। दुनिया के किसी भी हिस्से में हम चले जाएं,
कहीं पर भी किसी भी फील्ड में हम हों, तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही अहम रोल हमारा प्ले करती है। मिसाल के तौर पर पर्सनल लाइफ के अंदर हेल्प्स बिल्ड रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने के लिए जो है कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, अगर आप अपने इमोशंस को अगर आप कम्युनिकेट नहीं करते तो आपके इमोशंस का लोगों को पता ही नहीं चल सकता। इस तरह रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर, अगर हमारे किसी भी रिलेशनशिप के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी लड़ाई चल रही है, तो कम्युनिकेशन के जरिए ही हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। कम्युनिकेशन अगर हमारी अच्छी नहीं होगी अपने रिलेशन, हमने अपने रिलेटिव्स के साथ, जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स वगैरह जिनके साथ भी हम रिलेट करते हैं, अगर हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो कम से कम कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट को जो है रिजोल्व भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसी तरह वर्क प्लेस के अंदर हमारी कम्युनिकेशन क्या काम आती है कि टीम वर्क को जो है थोड़ा इन्हेंस होता है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो आप टीम वर्क अच्छे से कर पाएंगे। लीडरशिप के अंदर जो है कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते, क्योंकि फिर आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाओगे अपने जूनियर्स के साथ ठीक से। अगर जूनियर्स के साथ अगर आप अपने मैसेज को अच्छी तरह से डिलीवर नहीं करते, अपनी इंफॉर्मेशन को ठीक तरह से एक्सचेंज नहीं करते, आइडियाज़ को चेंज नहीं करते, तो आपके लिए लीडरशिप जो है बहुत मुश्किल होगी। इसी तरह डिसीजन मेकिंग भी जो है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आती है। इसी तरह प्रोडक्टिविटी भी आपकी जो है मेंटेन होती है वर्क प्लेस में, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है। एजुकेशन में आपके काम आती है, जैसे फैसिलिटेट्स लर्निंग। लर्निंग जाहिर सी बात है, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, वर्बल रिटन रीडिंग राइटिंग वगैरह अगर आपकी अच्छी है, तो आपको एजुकेशन में उससे बड़ा फ़ायदा होता है। कोलैबोरेशन जो है उससे आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। और नॉलेज शेयरिंग जो है आपको बहुत ज़्यादा होती है, नॉलेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। बिजनेस के अंदर जो है मार्केटिंग वगैरह आप कम्युनिकेशन के ज़रिए कर सकते हैं। कस्टमर रिलेशंस जो है आप अपनी रख सकते हैं मार्केटिंग के ज़रिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आपकी जो कस्टमर रिलेशनशिप है, जैसे हम लोग यहाँ पर क्लाइंट रिलेशन करते हैं, मेडिकल बिलर जो हमारे होते हैं वो क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अगर उनकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो वो क्लाइंट रिलेशन जो है अच्छे से कर सकते हैं। इसी तरह निगोशिएशंस भी आप तभी कर सकते निगोशिएशंस आप तभी कर सकते हैं जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। सर सोसाइटी एंड मीडिया के अंदर इसका बड़ा रोल, स्प्रेड अवेयरनेस। अगर आपको कोई किसी चीज़ के हवाले से नॉलेज है और आपको अवेयरनेस देनी है लोगों को, तो सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए, सोसाइटी के मीडिया के जरिए जो है आप इसको कर सकते हैं। इस तरह पब्लिक ओपिनियन आप शेप कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए। कल्चर में जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको तबलीग वगैरह करनी है तो वो भी उसमें जो है ना ये बड़ा काम आ सकती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स क्या हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड किया जा सकता है। इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और आपके रिलेशनशिप और टीम वर्क को बढ़ावा देता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपकी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं कम्युनिकेशन के जरिए। करियर ग्रोथ और लीडरशिप में भी आपको फ़ायदा पहुंचता है। स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें हैं कि ये तमाम फील्ड्स हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन आपके काम आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कम्युनिकेशन तो एक ओवरव्यू था कि कम्युनिकेशन क्या होती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ लाइफ, बट सिंपली एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट इनफ। सिर्फ इन्फॉर्मेशन को चेंज कर लेना, एक्सचेंज कर लेना आपस में, ये काफ़ी नहीं है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंश्योर्स दैट मैसेज आर डिलीवर्ड, रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड क्लियरली। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होती है वो इंश्योर करती है कि आपका मैसेज जो कि आपने देना था किसी को भी, वो सही तरीके से डिलीवर हुआ है, सही तरीके से रिसीव किया गया और सही तरीके से अंडरस्टूड किया गया है, समझा गया है जैसा कि आप उसको समझाना चाहते थे। ठीक है, मिनिमाइजिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर उसके ज़रिए हो सकती हैं तो वो सारी की सारी मिनिमाइज हो जाती हैं। इन फॉस्टरिंग बेटर रिलेशनशिप, और बेटर रिलेशनशिप को जो है की तरफ बढ़ावा देता है ये। और अगर आपकी कम्युनिकेशन अगर इफेक्टिव है, वेदर इन, या तो वो पर्सनल, या चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, आपके वर्क प्लेस में हो, सोसाइटी में हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्लेज अ की रोल इन सक्सेस। आपकी कामयाबी में इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा जो है रोल होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन क्लियरली। ठीक है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियरली शेयर हुई है, एक्यूरेटली शेयर हुई है और मीनिंगफुली, जो भी मतलब आप उसका देना चाहते थे वो उसके मुताबिक आपकी इन्फॉर्मेशन अगर शेयर हुई है तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। सो दैट द मैसेज इज अंडरस्टूड
एज इंटेंडेड बाय द सेंडर, ठीक है। जैसा कि सेंडर ने, यानी कि जो मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है, जो कि मैसेज डिलीवर कर रहा है, उसके दिमाग में जो चीज़ चल रही थी हूबहू बहू बिल्कुल उसी तरीके से उसने सामने वाले तक पहुंचा दी है। दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इट इन्वॉल्व्स एक्टिव लिसनिंग, इसके अंदर एक्टिव लिसनिंग आ जाती है, सुनने सुनने वाला भी ठीक होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एंड फीडबैक टू इंश्योर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। फीडबैक होना चाहिए ताकि पता चल सके कि दोनों की जो भी अंडरस्टैंडिंग थी सेंडर और रिसीवर की, वो दोनों कम्युनिकेशन उनकी ठीक हुई है, और उनके दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग हुई वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई, यानी कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग आपस में हो गई। की एस्पेक्ट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, द क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस आ जाता है। कंसाइज का मतलब होता है ज़्यादा लंबी नहीं की ये बात, शॉर्ट और क्लियर उसने जो है बता दी बात। इतनी एक्टिव लिसनिंग आ जाती है उसके अंदर, अगर सही ठीक तरीके से सुनोगे नहीं तो ठीक तरीके से समझोगे नहीं। प्रॉपर टोन और बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज और टोन जो है बिल्कुल उसके मुताबिक होनी चाहिए जो कि आपके मैसेज देना चाहते हैं। अब आपका एक सॉफ्ट मैसेज है और आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड हो रही है, तो वो मैसेज गलत कन्वे हो सकता है। इसी तरह अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं कर रही है आपकी बात से, तब भी मैसेज जो है गलत डिलीवर हो सकता है। इसी तरह यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल्स। अब आपने चैनल्स भी आपने मुंतखब करना होता है कि कौन सा चैनल किस चीज़ के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। टाइमली एंड रेलेवेंट फीडबैक, टाइम से जो है फीडबैक मिल जाना चाहिए। उससे ये होता है कि जैसे सेंडर को भी पता चल जाता है कि मेरा मैसेज सही पहुंचा था या नहीं पहुंचा था, और टाइमली उसके ऊपर काम हो जाता है। मिसाल के तौर पर टीचर एक्सप्लेनिंग अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट यूजिंग सिंपल लैंग्वेज। अगर मैं आपके सामने को मुश्किल लैंग्वेजेस यूज करना शुरू कर दूँ तो आपको मैसेज ठीक से डिलीवर होगा ही नहीं। और रियल लाइफ एग्जांपल्स इंश्योर्स दैट, और रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं, अगर मैं एग्जांपल्स ऐसी देने लग जाऊं जिसका आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से कोई लेना देना है ही नहीं, तो आपको बात शायद सही से समझ में ना आए। तो मुझे जो एग्जांपल्स मैं दूंगा वो मुझे आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड ही देनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक इफेक्टिवली, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो मैसेज को, जो भी टॉपिक है उसको इफेक्टिवली समझ सकें। कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कंपोनेंट्स में क्लियर मैसेज आ जाता है सबसे पहले। तो द मैसेज शुड बी सिंपल, मैसेज जो है वो सिंपल होना चाहिए, आपका डायरेक्ट होना चाहिए, घुमा फिरा के बात नहीं करनी होती है। फ्री फ्रॉम अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। खाम खा की जो पेचीदगियां होती हैं मैसेज के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्लियर बात होनी चाहिए कि ऐसा है या ऐसा नहीं है, सिंपल, ठीक है। अवॉइड जर्गन, जर्गन्स जो है वो होते हैं, यानी कि कुछ ऐसी एग्जांपल्स अगर आप दे रहे हैं या ऐसे वर्ड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो कि फील्ड से ताल्लुक नहीं रखते, मतलब मिसाल के तौर पे अगर कोई मेडिकल की फील्ड से ताल्लुक रखता है तो हमें उसके वर्ड्स नहीं पता कि वो कौन कौन से वोकेबलरी यूज कर सकता है। इस तरह के वर्ड्स अगर आपने यूज कर लिए, अंडरस्टैंड वो, तो एंड इंश्योर द ऑडियंस अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज यूज्ड। इस तरह की जो है लैंग्वेज आपको यूज नहीं करनी चाहिए कि ऑडियंस को जो है आपकी बात समझ में ना आए। फिर एक्टिव लिसनिंग आता है इसके कंपोनेंट में, जिसमें कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग। कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ स्पीकिंग करना नहीं होता, बल्कि लिसनिंग भी जो है वो बराबर रोल प्ले करता है। जितना कि स्पीकिंग का रोल है उतना ही लिसनिंग का भी रोल होता है। एक्टिव लिसनिंग मीन्स फोकसिंग ऑन द स्पीकर। एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि आपको स्पीकर के ऊपर जो कि बात कर रहा है उसके ऊपर आपने पूरा फोकस करना है, उसके मैसेज को समझना है, और उसको और थॉटफुली जो है उसको सोच समझ के उसको रिस्पोंड भी करना है। तो ये आपका जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर इज लिसनिंग केयरफुली टू पेशेंट सिम्टम्स बिफोर गिविंग अ डायग्नोसिस। अब बीमारी डायग्नोस करने से पहले अगर पेशेंट की बात अगर डॉक्टर सही से ना सुने तो वो उसको सही से डायग्नोस ही नहीं कर सकता। पेशेंट अगर उसको कह रहा है, अगर मिसाल के तौर पर अगर पेशेंट कहता है कि अभी मेरे सर में मेरे जो है मुझे खांसी हो रही है, ठीक है, पेशेंट ने उसको कहा कि मुझे खांसी हो रही है, खांस खांस के मेरे पेट में दर्द हो गया। अब उसने खांसने का नहीं सुना, उसने सिर्फ ये सुना कि पेट में दर्द हो रहा है, तो वो उसके पेट की दवाई दे देगा, खांसी की दवाई नहीं देगा। 2 दिन बाद उसको फिर दोबारा पेट में दर्द हो जाएगा। तो ये बात है, ज्वाइन करो। अच्छा, प्रॉपर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अब मीडियम भी आपको जो है, यानी कि जो चैनल है वो आपको जो है प्रॉपर चूज करना पड़ेगा कि आपने किस तरह का आपका मैसेज है, उस मैसेज के मुताबिक आपने जो है चैनल यूज करना है। मिसाल के तौर पर अगर वर्बल, या तो वर्बल आपका चैनल होगा या रिटर्न होगा, डिजिटल होगा, नॉन वर्बल, ताकि उसके मुताबिक अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप हो सके। मिसाल के तौर पर फॉर्मल बिजनेस प्रपोजल अगर हम बात करें, तो फॉर्मल अगर बिजनेस प्रपोजल है कि बेस्ट कम्युनिकेटेड
ये जो है इज बेस्ट कम्युनिकेटेड थ्रू अ रिटन डॉक्यूमेंट। अगर आप उसको रिटन डॉक्यूमेंट में अगर कम्युनिकेट करेंगे तो वो बेस्ट है, रादर देन अ फोन कॉल। अगर आप फोन कॉल पे जो है आप कोई बिजनेस प्रपोजल नहीं दे सकते, अब वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर आप रिटन में कोई लेटर वगैरह बनाकर आप अगर आप देते हैं या ईमेल करते हैं, तो दैट विड बी बेटर देन दैट। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? फीडबैक confirms whether the message has been understood correctly or not। फीडबैक से पता चलता है कि जो मैसेज सेंडर ने डिलीवर किया है या सेंड किया है, वो सही तरीके से डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ। और ये हेल्प करता है क्लियरिंग डाउट्स एंड इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। ठीक है, अगर डाउट्स वगैरह होते हैं उसको उसको क्लियर करने में मदद करता है। और ये जो है आपके कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में और उसको इफेक्टिव बनाने में भी हेल्प करता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैनेजर आस्किंग एम्प्लॉयज इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस आफ्टर अ मीटिंग। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई चीज़ आपको समझा रहा हूँ, समझाने के बाद आप लोगों ने नोट किया होगा कि मैं आप सबको बोलता हूँ कि अगर किसी का कोई सवाल है तो वो सवाल कर सकता है। तो इसका यही मतलब है कि मैं जानना चाह रहा होता हूँ कि अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो, और या फिर मेरी बात ठीक से समझ में आई है या नहीं आई है, फीडबैक ले रहा होता हूँ बेसिकली मैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस बोथ योर्स एंड रिसीवर्स। ठीक है, अब आपने जो है इमोशंस को भी समझना होता है कि जिस जिस शख्स से आप बात कर रहे हैं उसके इस वक्त इमोशंस क्या है। उसकी उससे ये होता है कि हेल्प्स इन हैंडलिंग कन्वर्जेशन इफेक्टिवली। उसके मुताबिक आप अपनी कन्वर्जेशन को जो है हैंडल कर पाते हैं। ठीक है, शोज एम्पथी, पेशेंस एंड अडेप्टेबिलिटी इन कम्युनिकेशन। ठीक है, आपके कम्युनिकेशन के अंदर आप अगर उसके सामने वाले के इमोशंस के मुताबिक एम्पथी हो, पेशेंस हो, अडेप्टेबिलिटी हो, यानी कि उसकी बात को भी सुन रहे हो आप और उसकी बात को भी समझ रहे हो, और उसके मुताबिक आप अपनी वर्डिंग और अपने टोन को और अपनी वॉइस को जो है चेंज कर रहे हो उसके मुताबिक। ठीक है, अ लीडर गिविंग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इन अ पॉजिटिव एंड मोटिवेटिंग वे। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मुझे लगता है कि मेरा कोई टीम मेंबर है जो कि सही काम नहीं कर रहा, गलतियां कर रहा है, तो बजाय इसके कि मैं उसको जलील करूं, मैं उसको कंस्ट्रक्टिव तरीके से जो है क्रिटिसाइज करूंगा कि भाई तुम ये काम नहीं कर रहे, इससे का तुम्हें ये नुकसान हो सकता है, तो तुम इसको इस तरह से इम्प्रूव करो। ठीक है, लेकिन अगर मैं उसको कोई या तो तुझसे ये काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो ये एक अलग चीज़ है, वो फिर दो अलग अलग तरीके से हो जाएगा। अब ये मैसेज तो सेम है, लेकिन ये दो अलग तरह के मैसेज को वो अलग तरह से लेगा। अगर मैं उसको जलील कर दूंगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर मैं उसको समझाऊंगा तो वो मेरी बात भी सुनेगा, मेरी बात को मानेगा भी और समझेगा भी। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, फेस एक्सप्रेशंस एंड टोन ऑफ वॉइस, जो आपकी वो आवाज़ का जो टोन होता है वो बड़ा क्रूशियल रोल जो है कम्युनिकेशन में प्ले करता है। अगर मैं बिल्कुल सॉफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी टोन ऐसे गुस्से वाली है तो आप मेरी बात का गलत मतलब भी ले सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर स्माइलिंग वाइल ग्रीटिंग समवन, अगर आप किसी से सलाम करते हुए अगर स्माइल कर रहे हैं तो वो क्रिएट्स अ फैमिली फ्रेंडली एंड वार्म इम्प्रेशन। ठीक है, एक फ्रेंडली इम्प्रेशन जो है वो देगा सामने वाले को, और सामने वाला भी आपको हो सकता है कि सामने स्माइल, अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको कह रहा हूँ कि अस्सलाम वालेकुम, मैं गुस्से में अपना मुंह बनाते हुए कह रहा हूँ कि अस्सलाम वालेकुम, हालांकि एक अच्छी चीज़ की है, मैंने सलाम किया है, लेकिन आदिल को कोई लिंक भेजना। ठीक है, तो स्माइलिंग मिसाल के तौर पर अगर स्माइल करते हुए अगर मैं सलाम करूंगा तो ये एक अलग एक्सप्रेशन देगा, लेकिन अगर मैं गुस्से में किसी से सलाम करूंगा तो ये अलग एक्सप्रेशन देगा। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज क्रिटिकल इन वेरियस फील्ड्स इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, मिसाल के तौर पर पर्सनल रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करते हैं, तो पर्सनल रिलेशनशिप्स में जो है इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हेल्प्स इन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट, जैसा कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन जब आपका अच्छा होता है तो आपस रिलेशनशिप के अंदर जो है आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है, और कॉन्फ्लिक्ट्स आपके ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो अपने प्रॉब्लम एक दूसरे को बताते हैं, अपने एक दूसरे के मसले को समझते हैं, सुनते हैं, अपना बताते हैं, दूसरे का भी सुनते हैं, तो इससे कम से कम कॉन्फ्लिक्ट होता है और स्ट्रेंथन्स बॉन्ड्स बिटवीन फैमिली। ठीक है, फैमिली की जो भी रिलेशनशिप्स होती हैं उनको मजीद को तो तकवीत देता है। ठीक है, फ्रेंड्स के दरमियान भी जो रिलेशनशिप होता है उसको भी तकवीत देता है, पार्टनर्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप होती है उसको भी तकवीत देता है।
जैसे मिसाल के तौर पर कपल्स रिजॉल्विंग मिसअंडरस्टैंडिंग थ्रू ओपन डिस्कशन। अब कपल्स के दरमियान में जब एक ओपन डिस्कशन होती है तो उनमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो रिजॉल्व हो जाती है, अगर आप वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो। इसी तरह वर्क प्लेस एंड प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इसका क्या होता है, इनहेंसेस टीम वर्क एंड कोलेब्रेशन। ठीक है, आपकी टीम वर्क जो है इससे बिल्ड होती है, कोलेब्रेशन आप बना सकते हैं। ठीक है, लीड्स टू बेटर लीडरशिप। बेटर लीडरशिप जो है आपकी हो सकती है अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है। डिसीजन मेकिंग में आप जो है थोड़ा बिल्ड कर सकते हैं अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी हो सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप मिसाल के तौर पर जब आप चीज़ों को ठीक से समझेंगे नहीं तो ठीक तरीके से डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे, ठीक तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। जब कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है तो आप तमाम एस्पेक्ट्स से जो है चीज़ों को देखते हैं, तमाम सारे एंगल से चीज़ों को देखकर फिर एक फैसला करते हैं, फिर डिसीजन मेकिंग करते हैं, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर प्रोजेक्ट मैनेजर इफेक्टिवली एक्सप्लेनिंग टास्क टू देयर टीम। अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, मिसाल के तौर पर मैं हूँ, मुझे मेरे पास एक बिलिंग आई। अब एक एजेंट है जिससे मैंने बिलिंग करवानी है। ठीक है, अब उस एजेंट को अगर मैं कहता हूँ कि भैया आप बिलिंग कर दो, और मैं ये ना बताऊँ कि भाई कैसे होगी, और उस एजेंट ने ये कभी की भी नहीं है, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जब जाहिर सी बात है, जब उसके लिए मुश्किल हो जाएगा तो मेरा काम भी रुक जाएगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस एजेंट को बिलिंग देते हुए उसको अपने पीछे बिठाना है, उसको समझाना है कि भाई ये इस तरीके से होगी। फिर उस और मेक श्योर करना है कि वो इस चीज़ को समझ भी गया है। उसके बाद उसको अकेले छोड़ना है और उसको कहना है कि अब तुम ये करके दे दो मुझे इतने टाइम। फिर समझ में आता है। अभी मैंने उसको दे दिया और कहा कि भाई इतना टाइम में ये करके दे दो, अब वो बैठा हुआ है, उसको पता ही नहीं कैसे होगी। तो ये ज़रा फर्क पड़ता है इन चीज़ों से। एजुकेशन एंड लर्निंग हेल्प्स इन क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान में जो है अंडरस्टैंडिंग होती है, तब ज़्यादा जो है टीचर की बात स्टूडेंट्स को समझ में आती है। सर इनकरेज इंटरेक्टिव लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन। ठीक है, इंटरेक्टिव लर्निंग होती है, जैसी बात है एक स्टूडेंट है जो कि बिल्कुल क्लास में चुप रहता है, ठीक है, वो इतना नहीं सीखेगा बनस्पत उस स्टूडेंट के जो कि दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है और पार्टिसिपेट करता है चीज़ों में, वो ज़्यादा सीखेगा। मिसाल के तौर पर अ प्रोफेसर यूजिंग विजुअल एड्स टू मेक अ लेक्चर इंगेजिंग। ये अगर कोई प्रोफेसर है, वो अगर विजुअल एड्स लेक्चर देते हुए अगर विजुअल एड्स को ऐड कर रहा है, मिसाल के तौर प्रोजेक्टर लगा हुआ, प्रोजेक्टर के अंदर से जो है प्रेजेंटेशन चल रही है, वो एक ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है बनस्बत इसके कि वो बोर्ड पर मार्कर से जो है कुछ चीज़ें लिखवा रहा। बिजनेस कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के अंदर इंश्योर स्मूथ कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज क्लाइंट्स एंड स्टेक होल्डर्स। ठीक है, जाहिर सी बात है, जो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो आपके एम्प्लॉयज़ के साथ भी आपका रिलेशन अच्छा होगा, क्लाइंट्स के साथ भी अच्छा होगा, और आपका जो है स्टेक होल्डर्स जो भी आपके वो हैं उनके साथ भी, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट वगैरह की, भी उनके साथ भी कम्युनिकेशन उसका अच्छा होगा, तो रिलेशनशिप उनकी बरकरार रहेगी। प्लेज क्रूशल रोल इन मार्केटिंग। मार्केटिंग आप अच्छी तरीके से कर सकोगे अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। निगोशिएशंस ज़रूरी होती है बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा, वो आपके कम्युनिकेशन के जरिए इम्प्रूव होगी। कस्टमर रिलेशंस, जो आपकी क्लाइंट्स के साथ जैसे हमारा कम्युनिकेशन होता है, तो वो भी इस कम्युनिकेशन स्किल से ही बेटर होता है। अ सेल्स पर्सन इफेक्टिवली परsuading कस्टमर टू बाय प्रोडक्ट। ठीक है, अब अगर सेल्स पर्सन है, उसका अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, नेगोशिएशन उसकी अच्छी है, उसकी मार्केटिंग का तरीकेकार अच्छा है, और वो अच्छे तरीके से बात कर सकता है, तो वो कस्टमर को ज़्यादा कायल कर सकता है कि वो प्रोडक्ट को खरीद ले। ठीक है, जैसे सोशल एंड मीडिया कम्युनिकेशन स्प्रेड अवेयरनेस एंड इन्फ्लुएंसेस पब्लिक ओपिनियन। आप अपना जो है पब्लिक ओपिनियन जो है आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर आपका ओपिनियन डिफरेंट है और आप अपने एक डिफरेंट ओपिनियन को सोशल मीडिया पर डाल दो और लोगों को अपनी ओपिनियन की तरफ मुतवज्जह करो, उनको कायल करो, तो उसको आप पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, जैसे कि मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स डू। हेल्प्स इन एडवोकेसी जर्नलिज्म एंड सोशल एक्टिविज्म। इन सारी चीज़ों में भी जो है हेल्प होगी। मिसाल के तौर पर न्यूज़ रिपोर्टर डिलीवरिंग एन अनबायस्ड रिपोर्ट विद एक्यूरेट फैक्ट्स। अब एक न्यूज़ रिपोर्टर है, अगर वो अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो लोग उसको ज़्यादा सुनेंगे बनस्बत इसके कि अगर वो किसी एक तरफ की बात कर रहा है, दूसरी तरफ की बात ही नहीं कर रहा। इसी तरह अगर अगर उसके फैक्ट्स एक्यूरेट हैं, अब एक्यूरेट फैक्ट्स तभी आएंगे ना जब वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, उसने तमाम रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ किया होगा, तब सबसे कम्युनिकेट करके फैक्ट्स जो है चेक किए होंगे, तभी वो एक अनबायस्ड इंफॉर्मेशन दे सकता है। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर जो है रुकावटें क्या होती है। इवन विद गुड इंटेंशंस, अगर आपके इरादे अच्छे भी होते हैं ना, तब भी कम्युनिकेशन के अंदर
कुछ फेलियर्स आ जाते हैं, कुछ ना कुछ रुकावटें हो जो है ना, काफ़ी सारी रुकावटें आ जाती हैं। वो रुकावटें क्या होती हैं, जिसमें लैंग्वेज बैरियर्स आता है। लैंग्वेज बैरियर क्या होता है कि डिफरेंसेस इन लैंग्वेज एक्सेंट और कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी इन हिंडर अंडरस्टैंडिंग, कैन हिंडर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर आपकी लैंग्वेज डिफरेंट है, अगर आप डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करें, मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी अंग्रेज से बात कर रहा हूँ, उर्दू में बात कर रहा हूँ, तो वो मेरी बात को नहीं समझेगा। अगर एक्सेंट हमारा डिफरेंट है, मिसाल के तौर पर अगर हम इंश्योरेंस से रब्ता करते हैं, और अगर हम बिल्कुल पाकिस्तानी पूरी तरह से बिल्कुल देसी एक्सेंट में बात करेंगे, तो शायद उनको बहुत सारी हमारी बात समझ में ना आए। और ऐसा मोस्टली आपके साथ होता भी होगा कि आप कॉल लगाते हो और आपकी बात सामने वाले को, आपके रैप को समझ में नहीं आ रही होती। उसकी वजह यही होती है कि आपका एक्सेंट डिफरेंट है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एंड कितना टाइम रह गया? 9 मिनट बाकी हैं, ठीक है, हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी कैन हिंडर, अच्छा, और कॉम्प्लेक्स अगर आप मतलब, और अगर आप जो है ऐसी वोकेबलरी इस्तेमाल कर रहे हैं जो बहुत ही पेचीदा है, बहुत मुश्किल किस्म की वोकेबलरी है, तो वो भी जो है रुकावट बन सकती है आपके अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। उसका सोल्यूशन क्या है? कि आसान लैंग्वेज यूज़ करें, ठीक है। और अगर आपको कैसा लगता है कि किसी ने कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ की कि आपको नहीं समझ में आ रही, तो आप ट्रांसलेशन टूल्स को यूज़ करें, जैसे इंग्लिश टू उर्दू हम ट्रांसलेशन के टूल्स है वो हम यूज़ कर सकते हैं। फिजिकल बैरियर्स के अंदर डिस्टेंस आ जाता है। आप इतना दूर से बात कर रहे हैं कि आपको पता है कि सामने वाले तक बात नहीं पहुंच सकती, तो आपको उतनी आवाज़ में बात करनी है कि साथ वाले तक पहुंच सके, या उतना डिस्टेंस आपने रखना है कि सामने वाले तक बात पहुंच सके। इस तरह नॉइज है, शोर शराबा हो रहा है, उसकी वजह से जो है कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर आ जाता है। इसी तरह पोर इंटरनेट कनेक्शन है, तो उसकी वजह से बैरियर आ जाता है। इसी तरह टेक्निकल इश्यू अगर आ जाता है कोई, तो उसकी वजह से भी कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर आ जाता है, ठीक है। सोल्यूशन क्या है? कि यूज अ क्लियर ऑडियो और वीडियो टूल्स रिड्यूसिंग बैकग्राउंड नॉइस। इसका सोल्यूशन यही है कि आप एक सही ऑडियो टूल्स इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से बैकग्राउंड नॉइस जो है कम से कम हो सके। साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकता है, मिसाल के तौर पर साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है कि स्ट्रेस होता है, अगर किसी को, अगर आप किसी से बात कर रहे हो जैसे स्ट्रेस है, ठीक है, तो वो आपकी बात को शायद सही से ना समझ सके। इसी तरह इमोशंस है, प्री कंसेप्शंस क्या होते हैं कि आपने पूरी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिली, और आधी इंफॉर्मेशन के ऊपर रिलाई करके आपने बात को समझ लिया। और या बायस, और बायस इफेक्ट अफेक्ट हाउ मैसेजेस आर रिसीव्ड। बायसेस जो होते हैं, यानी कि अगर किसी एक जगह की आप अगर आप बात कर रहे हैं, न्यूट्रल नहीं है आप बात करते हुए, तो उस पे भी जो है ये बैरियर आ जाता है। इसका सोल्यूशन क्या है? स्टे काम, ठीक है, काम रहें, ओपन माइंडेड रहें, ठीक है, और इमोशनली अवेयर रहें हर चीज़ से। अगर मिसाल के तौर पर अगर आप जिससे भी बात कर रहे हैं, उसके इमोशंस का आपको पता होना चाहिए कि उसके इमोशंस इस वक्त क्या चल रहा है, ठीक है। लैक ऑफ अटेंशन एंड डिस्ट्रैक्शन, अगर अटेंशन की कमी हो और डिस्ट्रैक्शन हो, जैसे से मल्टीटास्किंग, जब बहुत ज़्यादा टास्क आपको मिले हुए होते हैं तो अटेंशन की कमी हो जाती है, आप फोकस नहीं कर पाते, ठीक है। फ़ोन यूज़, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बात आप कर रहे हैं, और या काम आप कर रहे हैं, काम करते करते आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मना करता हूँ मोबाइल यूज़ नहीं किया करो भाई। और नॉइजी इन्वायरमेंट्स जो है, अगर कोई बहुत शोर शराबे वाले इन्वायरमेंट्स है, ठीक है, उससे भी जो है अटेंटिवनेस की कमी आ जाती है, आपकी जो तवज्जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, आप फोकस नहीं कर पाते चीज़ों को। और जब फोकस नहीं होता, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनकी मेडिकल बिलिंग में या डेटा एंट्री में स्पीड बहुत तेज़ है, लेकिन वो इन चीज़ों की वजह से मार खा जाते हैं, ठीक है। उनके जो फोकस होता है ना, वो नहीं होता। फोकस ना होने की वजह से जो है वो एक काम जो कि 1 घंटे का था, वो 2 घंटे में हो जाता है, 2 घंटे की तरफ चला जाता है। इट्स ऑल अबाउट फोकस, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या है? फोकस फुली ऑन द कन्वर्जेशन एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। कन्वर्जेशन के ऊपर पूरी पूरी तवज्जो दो, और डिस्ट्रैक्शन जो भी हैं उनको अवॉइड करें बिल्कुल। आप जितनी ज़्यादा आप फोकस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको बात समझ में आएगी, उतना ज़्यादा आप काम को ठीक तरीके से कर सकते हैं। कल्चरल डिफरेंसेस हो जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हैव यूनिक वेज ऑफ कम्युनिकेशन, जेस्टर्स एंड एटिकेट्स, ठीक है। अगर दो अलग अलग मुल्क के लोग हैं, तो उनके कल्चर का आपस में डिफरेंस होता है, उनके जेस्टर्स आपस में डिफरेंट होते हैं, ठीक है। हम हो सकता है कि किसी इमोशन में कोई और जेस्चर देते हो, तो चाइना वाले कोई और जेस्चर देते हैं। हम सलाम करते हुए हाथ मिलाते हैं, चाइना वाले ऐसे झुक जाते हैं। तब इस तरह के से डिफरेंस होते हैं, ठीक है, टिकट्स वगैरह में भी डिफरेंट होते हैं। सोल्यूशन क्या है? कि बी कल्चरली अवेयर एंड रिस्पेक्टफुल ऑफ डाइवर्सिटी। नहीं आ रही? आपको आ रही है? बाकियों को आ रही है, तुम्हारे हेड गियर का मसला होगा। किसको नहीं आ रही है बस? इसका पैकेज खत्म हो गया है।
अच्छा चलो सही। पैकेज खत्म हो गया। अच्छा भाई। गाइस, अरे टाइम हमारे एक दोस्त है, टाइम कम उन्होंने है, बी आवाज सीरियस स्लो गाइस। कर दी थी। चलो टाइम कम है, हाँ चुप हो जाओ। अच्छा भाई, क्या रह गया? कल्चरल डिफरेंसेस। अच्छा, बी केयरफुली अवेयर, सॉरी बी कल्चरली अवेयर, क्या पढ़ रहा हूँ, एंड रिस्पेक्टफुल ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। यानी कि आपको एक दूसरे के कल्चर का पता होना चाहिए, जिससे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसके कल्चर का आपको पता हो, और रिस्पेक्टफुल रहें दूसरे के कल्चर को लेके, ताकि मसला ना हो, आपके दरमियान में लड़ाई ना हो। डाइवर्सिटी अपने अंदर पैदा करें, यानी जिस तरीके से जिस 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 तरह के कल्चर वाले से आप बात कर रहे हैं उसी तरह से अपना अंदाज आप डाइवर्ट कर सकें, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटजीज हैं कुछ जो कि इन्होंने यहाँ पर दी हुई हैं। स्ट्रेटजीज में जो है, बी क्लियर एंड कंसाइज, ठीक है, क्लियर रहें अपनी बात को लेकर, इधर उधर घुमाएं ना बात को। और कंसाइज, कंसाइज का मतलब होता है यानी कि लंबा ना, ज़्यादा लंबा ना करें बात को, और उसके अंदर क्लैरिटी हो आपकी बात के अंदर, ठीक है। और डेवलप एक्टिव लिसनिंग स्किल्स, अपनी जो लिसनिंग है उसको आप डेवलप करें, यानी कि गिव फुल अटेंशन, अवॉइड इंटरप्शंस। अटेंशन दें, जो भी बात कर रहा है उसकी बात को ध्यान से सुने, सही है, सुनने की भी सलाहियत अपने अंदर पैदा करें। और अवॉइड इंटरप्शंस, जो बीच में इंटरप्शंस वगैरह हो रही हैं उसे अवॉइड करें। एंड प्रोवाइड फीडबैक व्हेन नीडेड, अगर कभी फीडबैक रिक्वायर्ड है तो वो भी ज़रूर दें, ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि आप उसकी बात को सही तरीके से समझ चुके हैं, ठीक है। मेंटेन ओपन बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है बड़ी मैटर करती है। यूज जेस्टर्स, जेस्टर्स आप दें, जैसे जेस्टर्स में आप जो है जिस तरह के, इस तरह से जेस्चर दें कि पता चले कि आप सामने वाले की बात को जो है तवज्जो से सुन रहे हैं। अब अगर मैं लेक्चर दे रहा हूँ और आप टांग टांग रख के ऐसे जो है उल्टे सीधे होके बैठे हो, तो मुझे ऐसा लगेगा शायद मेरी बात को जो है आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे। इस तरह फेस एक्सप्रेशन है, फेस एक्सप्रेशन आपके सही होने चाहिए। एक मिनट देना मुझे जरा। हुमायूं, आगे कंटिन्यू करें। हेलो। अच्छा। प्लीज कैरी ऑन। अच्छा भाई, तो फिर क्या कह रहा था मैं, हाँ, एक्टिव लिसनिंग स्किल्स होगी, मेंटेन ओपन बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन आपने अच्छे देने होते हैं। अगर फेस एक्सप्रेशन आपके अच्छे नहीं है तो सामने वाला आपकी बात को गलत तरीके से भी ले सकता है, ठीक है। अब अगर मुस्कुराते हुए उसको गाली भी दे दो ना तो बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। पोस्टर दैट मैच द मैसेज, ठीक है, ऐसे पोस्टर देने जो कि मैसेज को भी मैच कर रहे हो, ये नहीं कि मैसेज कुछ और है पोस्टर कुछ और है। अडेप्ट योर ऑडियंसेस, यानी कि अपनी ऑडियंस को आपने अडेप्ट करना है, यानी कि किस तरह की ऑडियंस है उसके मुताबिक आपने जो एडजस्ट योर कम्युनिकेशन स्टाइल बेस्ड ऑन द ऑडियंसेस बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग। ऑडियंस का बैकग्राउंड कैसा है, ऑडियंस कैसी है, आपके सुनने वाले कैसे हैं, उसके मुताबिक अपने मैसेज को जो है आपने बनाना होता है, उसके मुताबिक आपने वर्ड्स यूज करने होते हैं, उसके मुताबिक अपने मैसेज को आपने बनाना होता है। यूज द राइट कम्युनिकेशन टूल्स, अब राइट कम्युनिकेशन टूल का भी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। चूज द बेस्ट मीडियम, आप बेस्ट मीडियम आपने चूज करना होता है। फेस टू फेस जो है बेस्ट होता है सबसे, फिर ईमेल है, फोन कॉल, सोशल मीडिया, बेस्ड ऑन द मैसेज एंड द ऑडियंस। जैसे उन्होंने ऊपर एग्जांपल दी थी कि अगर बिजनेस प्रपोजल है तो वो फोन कॉल पे अजीब लगेगा, ठीक है, वो आपको एक लेटर बना के देना चाहिए प्रोफेशनल। Encourage feedback and clarification. Ask if the receiver understood the message and be open to questions. ठीक है। अब रिसीवर जो है आपका, उससे आपने पूछना है कि आप उसके मैसेज को आप वो आपका मैसेज समझ गया या नहीं समझा। और ओपन टू क्वेश्चन, जैसे कि मैं करता हूँ ना, आपको वो बोलता हूँ कि अगर कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हो, जैसे कि अभी लेक्चर के बाद मैं माइक खोल दूंगा सबके, फिर बारी बारी जो है क्वेश्चन कर सकते हो आप, ठीक है। स्टे काम एक एंड मिनट तो इमोशनल रह गया। इंटेलिजेंस। हाँ एक मिनट रह गया। स्टे काम एंड इमोशनल इंटेलिजेंट, ठीक है, दोबारा बना लेंगे, मसला नहीं है, ठीक है। मैनेज इमोशंस एंड रिस्पॉन्ड प्रोफेशनली इन ऑल सिचुएशंस। चलें आगे, एग्जांपल्स इस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुए हैं इन्होंने, ये भी देख लें, बाकी मैं ये पीडीएफ भेज भी दूंगा आप लोगों को, थोड़ा रिव्यू कर लेना। क्लैरिटी की एग्जांपल, द मीटिंग इज एट 10 AM इन द कॉन्फ्रेंस रूम, ठीक है। अब इस मैसेज को देखें और इस मैसेज को देखें जो कि इनफेक्टिव है, जैसे वी विल हैव अ मीटिंग सम टाइम इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर एक मैसेज आपको क्लियर नहीं मिला, हालांकि ये लंबा सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया कि 10 बजे, और ये भी पता चल गया कि कहाँ है। यहाँ पर आपको ये पता चल रहा है कहाँ है, ना ये पता चल गया कि किस टाइम पर है। फिर लिसनिंग, पेइंग फुल अटेंशन एंड रिस्पॉन्डिंग थॉटफुली, इंटरप्टिंग एंड इग्नोरिंग द स्पीकर,
ठीक है। फीडबैक में क्या होगा, आस्किंग डू यू हैव एनी क्वेश्चन, अज्यूमिंग द रिसीवर अंडरस्टूड एनीथिंग। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन है, ये ज्यादा अच्छा है, या मैं खुद अज्यूम कर लूँ कि भाई आपको सब समझ में आ गया। टोन एंड बॉडी Yes. लैंग्वेज बाद में स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली विद ओपन जेस्चर्स। ठीक है, कॉन्फिडेंटली आपने जो है बोलना है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको जब सामने बुला रहा था तो मैं आपको कह रहा था कि ये जेस्चर आप दें, ये नहीं कि आप हाथ पीछे बांध रहे हैं, आप हाथों को ऐसे से हिला रहे हैं, हाथ बांध रहे हैं। ठीक है, स्पीकिंग इन अ डल अनइंटरेस्टेड टोन। ठीक है, बिल्कुल खाली खाली आप बोल रहे हैं, बस कोई एक्सप्रेशन ही नहीं दे रहे, और कोई भी ऐसा लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं है बात करने में, जबरदस्ती आपको खड़ा कर दिया। चॉइस ऑफ मीडियम, सेंडिंग एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वाया ईमेल, डिलीवरिंग सेंसिटिव न्यूज़ थ्रू आर टेक्स्ट मैसेज। अब कोई एक सेंसिटिव न्यूज़ है और आप टेक्स्ट मैसेज के जरिए दे रहे हैं।